Hi, let's have a um, video on multinomial theorem. बायनॉमियल थ्योरम एक्सप्लेन कर ही चुका हूं आपको, तो आइए जरा देखें. Consider this expression a plus b plus c raised to the power n, where n is a positive integer. So it's a trinomial raised to the power n. What does it mean actually? तो वो मैंने नीचे elaborate किया है. A plus b plus c raised to the power n means this trinomial multiplied by the same trinomial multiplied by the same. So this is to be multiplied n times. So these are n factors. This is what it means. तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आप सोच सकते हैं कितनी टर्म्स आएंगी. आई थिंक टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी आएंगी. टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आएंगी 3 रेज टू द पावर n. ये भी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बाइनोमियल में, पर फिर भी अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं इस तरह से क्विकली एक्सप्लेन करता हूं कि अगर मैं दो ही फैक्टर कंसिडर करूं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप देख सकते हैं 9 प्रोडक्ट्स बनेंगी, यानी कि 3 स्क्वायर. तो वो जो 9 प्रोडक्ट्स फिर अगले फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगी तो 27 प्रोडक्ट्स. तो अगर 3 फैक्टर्स हैं तो 3 क्यूब, 4 फैक्टर्स हैं तो 4 क्यूब, 3 टू द पावर 4, और अगर n फैक्टर्स हैं तो 3 रेज टू द पावर n प्रोडक्ट्स आएंगी. ये तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं 3 रेज टू द पावर n. मगर टर्म्स इतनी नहीं होंगी, टर्म्स तो काफी कम होंगी उससे. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी वो फिर कभी बताऊंगा. लेकिन अब मैं आपको ये समझाने लगा हूं कि अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा n टाइम्स तो किस तरह की टर्म्स मुझे देखने को मिलेंगी. कॉमन सेंस से मैं जर्नल टर्म लिखने जा रहा हूं. तो मैं ऐसा समझाऊंगा आपको कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी इस ट्राइनोमियल को n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो किस तरह की टर्म्स देखने को मिलेंगी वो अब देखिए. तो मैं ये कहता हूं कि a की पावर होगी p, जो टर्म्स मुझे मिलेगी b की पावर q, c की पावर r. कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स मुझे देखने को मिलेंगी. लेकिन एक बात पक्की है कि ए बी और सी की जो पावर्स हैं वो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकती. मतलब हमें ए बी सी डिनोमिनेटर में देखने को क्यों ही मिलेगा, ये न्यूमरेटर्स में ही होंगे. तो ए पी क्यू और आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. मतलब पी क्यू और आर में से कोई जीरो तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, और होंगे भी इंटीजर्स. अब रेडिकल पावर्स तो कैसे ही आ जाएंगी, कॉमन सेंस की बात है. तो अगर हम इस प्रोडक्ट में मतलब इस एक्सपेंशन की जर्नल टर्म देखें तो उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी. तो मेरा ये प्रपोजल है a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r, वेयर p q r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. इनमें से कोई एक जीरो तो हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि p की पावर p की वैल्यू जीरो हो और q की वैल्यू भी जीरो हो, और दोनों साइमल्टेनियसली भी जीरो हो सकते हैं. तो लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता. तो पी क्यू आर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ये बात पक्की हो गई. और एक और बात मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं पहले फैक्टर को देखूं तो ये होमोजीनियस है. होमोजीनियस का मतलब सभी टर्म्स की डिग्री सेम है. तो होमोजीनियसली लीनियर फैक्टर्स हैं ये. तो अगर होमोजीनियस लीनियर फैक्टर्स n से मल्टीप्लाई होंगे तो जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगी उन सब की डिग्री भी n होगी, न कम न ज्यादा. तो ये भी बात हमने बाइनोमियल में भी आपको सिखाई थी. ये हमने कहा था कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की जो पावर्स हैं उनका सम n होता है. तो वही बात तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि जितनी भी प्रोडक्ट्स बनेंगी उन सब की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, विल बी इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन n. ना n प्लस वन ना n माइनस वन. तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये लिखा है कि अगर इस तरह की टर्म्स बनेंगी, ए की पावर बी, बी टू द पावर क्यू, सी टू द पावर आर, तो पी क्यू आर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं होगा और ये सब इंटीजर्स होंगे, और इस पर भी कि उनका सम n होगा. ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, तो इस तरह की टर्म्स कितनी बनेंगी. जितनी बार इस तरह की टर्म्स बनेंगी उतनी बार उनका कोफिशिएंट 1 एड अप होगा और फाइनल टर्म का कोफिशिएंट बनेगा. तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r, ये प्रोडक्ट्स, ये वाली टर्म्स या ये टर्म
3 रेज टू दी पावर n प्रोडक्ट्स में कितनी बार बनेंगी? तो जितनी बार बनेंगी उतना ही इस टर्म का कोफिशिएंट होगा, और इसे हम कहते हैं मल्टीनोमियल कोफिशिएंट। तो फिर सुनिए ये कैसे आएगा। a रेज टू दी पावर p बनाने के लिए n फैक्टर्स मुझे अपना a देंगे, अपना a प्रोड्यूस करेंगे। तो आउट ऑफ n यू विल सिलेक्ट p फैक्टर्स, ncp। जो बाकी फैक्टर्स होंगे n माइनस p, वो अपना b डोनेट करेंगे, तो n माइनस p सी क्यू। और फिर जो बाकी फैक्टर्स होंगे वो अपना c देंगे। तो इस टर्म का जो कोफिशिएंट बनेगा वो बनेगा ncp मल्टीप्लाइड बाय एक सेकेंड रुकिए, मैं ना इसको, जी मैंने ना ये साइड में यहाँ पे लिख ही दिया है। तो इस टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, फर्स्ट यू विल सिलेक्ट p फैक्टर्स आउट ऑफ n, तो आप सिलेक्ट करेंगे ncp। फिर बाकी फैक्टर्स बचेंगे n माइनस p, उसमें से आप q फैक्टर्स सिलेक्ट करेंगे जो अपना b देंगे, और बाकी बाकी बचे हुए फैक्टर्स में से आप c लेंगे, तो वो r जो फैक्टर्स होंगे। तो टोटल वेज विच कैन गिव यू a रेज टू द पावर p b q एंड c टू द पावर r, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका कोफिशिएंट बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वो यही बनता है। तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन कोफिशिएंट, दिस इज मल्टीप्लीकेशन मल्टीनोमियल कोफिशिएंट बेसिकली। तो ये जर्नल टर्म इस तरीके से तैयार होती है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इस बात को अगर हम यहाँ लिखें तो आइए अब यहाँ देखते हैं। If you consider a plus b plus c plus d raised to the power n, तो इस ये क्वाड्रोनोमियल हो गई। अगर मैं इसे n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो जनरल टर्म कैसी आएगी? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मुझे समझ में आता है कि 4 रेज टू दी पावर n होंगी, लेकिन टर्म्स कितनी होंगी वो बाद में देखते हैं। लेकिन टर्म्स की बनावट कैसी होगी, तो मैं यहाँ लिखता हूं। मुझे इस तरह की टर्म्स देखने को मिलेंगी: a रेज टू दी पावर p, b raised to the power q, c raised to the power r and d raised to the power s, where ये मेंशन करना बड़ा जरूरी है, where p q r and s are non-negative integers such that their sum is equal to the index of expansion n। ये सब चीजें मेंशन करना बड़ा जरूरी है। तो और इसका मल्टीनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल। तो अब हम कह सकते हैं कि इस तरह की हमें टर्म्स देखने को मिलेगी। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम। अच्छा, अब क्विकली हम इसको अप्लाई करते हैं। राइट द जर्नल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड आल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई फाइव जेड क्यूब इन दिस एक्सपेंशन। तो मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, तो एक्स स्क्वायर वाई फाइव जेड क्यूब का कोफिशिएंट भी निकालना है। हाँ, तो मैं लिखता हूँ जर्नल टर्म इज इक्वल टू 2x टू द पावर p y to the power q 3z raised to the power r, where p q r are non-negative integers। ये मैं जरूर लिखूंगा, are non-negative integers and their sum is equal to 10। और ये उसका मल्टीनोमियल कोफिशिएंट 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, मतलब 2 की पावर p और 3 की पावर r और x की पावर p y q z r। तो ये मैंने जर्नल टर्म को हल्का सा सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही छोड़ दें आप, अब इससे ज्यादा तो क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो जर्नल टर्म निकालनी है तो निकाल दी, उसने कहा जनरल टर्म लिखो, हमने लिख दी। आगे वो कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई फाइव एंड जेड क्यूब। तो एक्स स्क्वायर वाई फाइव और जेड क्यूब का कोफिशिएंट निकालने के लिए p को हम 2 पुट करेंगे और q को 5 और r को 3। तो p को 2, q को 5 और r को 3। इसमें क्या दिक्कत है? तो ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है रादर ये तो, और इनका सम भी 10 है। तो अगर इनका सम 10 है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये टर्म एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर इनका सम 10 से ज्यादा या कम होता तो मैं कह देता कि ये तो प्रोडक्ट बननी नहीं आपकी, ये प्रोडक्ट तो बनेगी नहीं, ये टर्म तो बनेगी नहीं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो जब आप पी क्यू आर को वैल्यूज पुट करते हैं, तो पी क्यू आर को वैल्यूज पुट करने के बाद ये आपकी टर्म तैयार होती है। और अगर ये मल्टीनोमियल कोफिशिएंट आप सिंप्लीफाई कर लें तो फिर ये टर्म बनती है। तो मल्टीनोमियल कोफिशिएंट सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया कोफिशिएंट।
सिंप्लीफिकेशन प्लीज आप अपने आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें बाई चांस कोई गलती हो गई हो कैलकुलेशन की, तो उसमें ज्यादा चिंता मत कीजिएगा, मैंने जल्दबाजी में करके यहाँ पर लिख दिया है ना। तो आगे एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। जी, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ A10 B7 C क्यूब इन दिस एक्सपेंशन। तो इस एक्सपेंशन में इस टर्म का कोफिशिएंट निकालना है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगेगा कि जो प्रोडक्ट हमने निकालनी है उसकी डिग्री 20 है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, A10 B7 और C क्यूब, इस टर्म की जो डिग्री है वो 20 है, लेकिन इंडेक्स तो 10 है, तो ये टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं। ये ये जो जिसकी पावर 10 है, जो आपका बेस है, वो भी होमोजीनियस है और वो डिग्री 2 की है। तो जब होमोजीनियस एक्सप्रेशन और वो भी डिग्री 2 की 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, तो सभी प्रोडक्ट्स की डिग्री 20 ही बनेगी, और जो पूछा गया है उसकी भी डिग्री 20 है। तो आउटराइटली ये ना सोचिएगा कि ये प्रोडक्ट नहीं होगी, कोफिशिएंट 0 होगा, नहीं नहीं, ये जल्दबाजी है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल टर्म इसकी क्या होगी? ए बी की पावर पी, बी सी की पावर क्यू, सी ए की पावर आर, वेयर पी क्यू आर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड देयर सम इज 10। ये तो लिखना पड़ेगा। तो मल्टीनोमियल कोएफिशिएंट आपका ये बनेगा। ये प्रोडक्ट, ये टर्म पूरी एक्सपेंशन में एग्जैक्टली कितनी बार बनेगी? 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। दिस मैनी नंबर ऑफ टाइम्स दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, and so one will be added so many times, so that will be the coefficient of this term। तो ये है इसकी कहानी, है ना। तो ये जनरल टर्म समझ में आ गई। फिर आप जनरल टर्म को सिंप्लीफाई कर लीजिए। थोड़ा मतलब ए की पावर्स कलेक्ट कर लीजिए, बी की पावर्स कलेक्ट कर लीजिए, सी की पावर कलेक्ट कर लीजिए। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ A10 B7 C क्यूब। तो P प्लस आर आपको 10 चाहिए, P प्लस क्यू आपको 7 चाहिए, और Q प्लस आर आपको 3 चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। तो अब तीन इक्वेशन से तीन अननोन, अननोन क्यों नहीं निकल सकते? मैंने पहले दो को सब्ट्रैक्ट कर लिया, P मेरा कैंसल आउट हो गया, तो R माइनस क्यू आता है 3, R प्लस क्यू तो ऑलरेडी 3 है, तो मैंने पहले P को एलिमिनेट कर लिया। तो R और Q में दो रिलेशन आ गए, इनको सिंप्लीफाई किया तो R 3 आया, Q 0 आया। तो R की वैल्यू आप 3 पुट कर दो फर्स्ट में या थर्ड में। तो आर की वैल्यू अगर आप फर्स्ट में पुट कर देते हो तो पी 7 आ जाता है। तो अब पी क्यू आर की वैल्यूज आ गई हैं, और यकीन मानिए ये नॉन नेगेटिव है, इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, और इन तीनों का सम भी 10 है, तो यकीन मानिए ये टर्म होगी। तो मैं पी क्यू आर की ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ। पी क्यू आर की वैल्यूज यहाँ जर्नल टर्म में पुट कर दें। तो जैसे ही आप जर्नल टर्म में पुट करते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन दिस, तो ये टर्म बन जाती है। अब आप ये कोफिशिएंट निकाल लीजिए। जब 10 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आता है। तो मेरे ख्याल से ऐसी टर्म अवेलेबल होगी, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा? 120, है ना। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत पुराना जेई एडवांस में आया हुआ है, आईआईटी में आया हुआ है, सब्जेक्टिव जब आईआईटी हुआ करता था। 120 इसका आंसर है। हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन क्विकली पकड़ता हूँ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x5 इन दिस एक्सपेंशन। अब अब जिन लोगों को मल्टीनोमियल थ्योरम नहीं आएगी, तो वो यहाँ पे फंस जाएंगे। अब अब ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जैसे बाइनोमियल का है, वैसे बाइनोमियल से हो भी सकता है। तो अब कैसे करेंगे? एक्स टू दी पावर 5 है ये, एक्स टू दी पावर 5। और मुझे मतलब इस एक्सपेंशन में ट्राइनोमियल रेज टू दी पावर 6, इसमें मुझे एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है। तो कैसे सोचेगा एक स्टूडेंट? मैंने क्लास में इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं कि आप इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर दीजिए। अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होती है तो इसके फैक्टर्स बना दीजिए, और दोनों फैक्टर्स के ऊपर 6 अप्लाई होगा, और फिर दोनों एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन विद द इंडेक्स 6 आप अप्लाई कीजिए, दोनों को एक्सपैंड कीजिए, और प्रेफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन करते हुए x5 का कोफिशिएंट निकाल दीजिए। मैंने करवाए हैं इस तरह के क्वेश्चंस क्लास में। लेकिन ये तो फैक्टराइज ही नहीं हो रही। ओ गॉड, ये फैक्टराइज नहीं हो रही, तो फिर क्या करेंगे इसमें? अगर आपने बाइनोमियल की हेल्प लेनी है तो 2 माइनस एक्स को एक टर्म लेते हुए
2 माइनस एक्स को फर्स्ट टर्म और 3x² को सेकंड टर्म लेते हुए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं और फिर देखें कहाँ कहाँ x5 बनता है। तो अगर आपने बाइनोमियल से करना है तो यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि फैक्टराइज हो नहीं रही है क्वाड्रेटिक जो बेस में है। मल्टीनोमियल से कैसे करेंगे? आइए जी, जर्नल टर्म इज 2 टू द पावर p माइनस ऑफ x रेज टू द पावर q एंड 3x² रेज टू द पावर r। तो मैं ये प्रपोज करता हूं कि इस तरह की टर्म्स मुझे देखने को मिलेंगी, where p, q and r are non-negative integers. They are non-negative integers and their sum is equal to 6 as per the statement of multinomial। और ये उसका multinomial coefficient आ गया। तो जैसे ही आप जर्नल टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 टू द पावर p, 3 टू द पावर r माइनस 1 टू द पावर q, तो ये आपकी जर्नल टर्म सिंप्लीफाई हो जाती है। याद रखिए x की पावर बनेगी 2r प्लस q, x की टर्म्स 2r प्लस q। अच्छा, और ये मैं आपको क्लियर करता चलूं, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर जो बेस है ट्राइनोमियल है, वो होमोजीनियस नहीं है। इट इज नॉट होमोजीनियस। इसमें एक टर्म है जिसकी डिग्री 2 है, एक लीनियर टर्म है और एक कांस्टेंट है। लेकिन जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप जान लीजिए कि हाईएस्ट पावर जो बनेगी x की पावर 12 बनेगी, और जो लोएस्ट x की पावर बनेगी वो 0 बनेगी। मतलब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी वो 13 आएंगी, कांस्टेंट से लेकर x की पावर 12 तक। तो 13 टर्म्स होंगी। तो हाईएस्ट पावर जो x की अवेलेबल होगी वो 12 होगी, और अगर उन्होंने x की पावर 5 का कोएफिशिएंट पूछा है तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। कमिंग बैक, तो ये मैंने जनरल टर्म को सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि x की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालें, यानी कि 2r प्लस क्यू आपको 5 चाहिए। 2r प्लस क्यू, एक्स की पावर आपको 5 चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। तो एक टेबल बना लीजिए। अब हम देखिए कैसे हम ये वैल्यू, मतलब 2r प्लस क्यू को हम कैसे 5 बना सकते हैं। तो मैं पहले कहता हूँ, इसमें p का तो कोई रोल है नहीं, वैल्यूज तो मुझे r और q को ही देनी है। तो मैं q को ऑड पावर्स ही, ऑड वैल्यूज ही दे सकता हूँ। तो मैंने पहले q को वैल्यू दी 1। तो अगर आप q को वैल्यू देंगे 1, देख लीजिए ध्यान से कि कैसे टैली बनी है, कैसे ये टेबल बना है। तो 2r प्लस क्यू, ये x की पावर है जनरल टर्म में, यहां देखिए 2r प्लस क्यू, और मुझे ये वैल्यू 5 चाहिए, क्योंकि x की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो देखिए मैं कैसे टैली बनाता हूं। पहले मैं q को वैल्यू देता हूं 1। तो अगर आप q को वैल्यू 1 देंगे तो r को वैल्यू आपको 2 देनी होगी, तो ये 5 बन जाएगा पावर। लेकिन p को वैल्यू क्या देंगे? क्योंकि अल्टीमेटली p प्लस क्यू प्लस आर 6 है, तो 1 और 2 का सम 3 हो गया। तो जो बाकी बची हुई वैल्यू है वो हम p के सिर पे मर देते हैं। तो p की वैल्यू 3 होगी। फिर q को वैल्यू मैं 3 दूंगा। तो q को वैल्यू अगर आप 3 देंगे तो r को वैल्यू 1 देंगे। तो ये फिर आपका 2r प्लस क्यू 5 हो जाएगा। लेकिन अब इनका सम कितना बन रहा है? 4। तो बाकी जो वैल्यू बची वो मैं p को दूंगा। फिर आप q को वैल्यू देंगे 5 और r को वैल्यू 0 और इसको 1। तो ये 3 वैल्यूज मैं दे सकता हूं। अब अगर मैंने r को वैल्यू दी 7, तो आप देख सकते हैं कि r की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव तो मैं जा नहीं ना सकता। तो इसलिए बस ये 3 ही केसेस बनेंगे। तो ये 3 ही केसेस बनेंगे जहां आप पी क्यू आर को ये वैल्यूज दे सकते हैं। तो अब फिर वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो जब मैंने पी क्यू आर को वैल्यूज दी तो मैंने लिखा द टर्म्स कंटेनिंग x5r। तो मैंने p3, q1 और r2 पुट कर दिया, तो ये x5 बन गया। p3, q1 और r की वैल्यू 2, तो ये मेरे पास टर्म बन गई। फिर मैंने दूसरी वैल्यूज पुट की, p को 2, q को 3 और r को 1। तो फिर मेरे पास ये x5 की टर्म बन गई। और फिर मैंने 1, 5 और 0 पुट किया, तो ये टर्म बन गई x5 की। और तीनों टर्म्स बाई चांस नेगेटिव ही हैं, तो तीनों को सिंप्लीफाई कर लिया। तो जब तीनों को सिंप्लीफाई किया, ये भी x5 की टर्म है, ये भी x5 की टर्म है, ये भी, तो x रेज टू द पावर 5 की 3 टर्म्स बनी, वो तीनों भी सिंप्लीफाई होंगी। तो तीनों के कोएफिशिएंट्स को सिंप्लीफाई कर लो, इसे कर लो सिंप्लीफाई, इसे कर लो सिंप्लीफाई, और इसे, तीनों को सिंप्लीफाई करके उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लो। तो ये है हमारे पास फाइनल कोएफिशिएंट -5052। तो ये आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से जेई मेंस में देखने को मिल सकता है। आते हैं कोफिशिएंट्स, मतलब कोफिशिएंट्स को निकालने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये आपको देखने को मिल सकता है। मतलब वो ये कह सकते हैं, मल्टीनोमियल वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बाइनोमियल से भी हो सकता है। लेकिन फिर वो दिमाग खराब करने वाली बात है, बाइनोमियल से करना काफी लेंथी पड़ेगा।
तो मल्टीनोमियल में किस तरह से हमने इसको टैली बनाई और एक्स की पावर 5 बनाने की कोशिश की, पी क्यू आर को ऐसी वैल्यूज दी कि एक्स की पावर्स 5 बन सके, जो आपने हमसे डिमांड की थी। तो तीन टर्म्स हैं एक्स टू दी पावर 5 वाली, वो सिंप्लीफाई होके हमें फाइनल टर्म देंगी। तो ये था मल्टीप्ली, ये जो लास्ट क्वेश्चन था सबसे बेहतरीन था, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को ढूंढने में, तो मैं एक असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए आप। तो प्लीज जरा जरा इसको नोट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x7 इन दिस एक्सपेंशन, 1 + 3x -2x³ रेज टू द पावर 10। तो इसमें x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है, और मैंने आंसर साथ में दे रखे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, और आंसर साथ में मैंने दे रखे हैं हर क्वेश्चन के नीचे। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, 8th एंड 9th, जैसा कि मेरी आदत है, हर टॉपिक के लास्ट में एक दो मैं ऐसे क्वेश्चंस देता हूं जिसमें काफी बच्चा होशियार हो तो वही कर सके। तो 8th और 9th क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, उसका कारण आप देख ही सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सब ट्राइनोमियल्स हैं। ट्राइनोमियल रेज टू द पावर 3, ट्राइनोमियल रेज टू द पावर 10, ट्राइनोमियल रेज टू द पावर 5, और कोई कोफिशिएंट पूछ लिया। 8th क्वेश्चन में ये क्वाड्रनोमियल है। क्वाड्रनोमियल, चार टर्म्स हैं रेज टू द पावर 4, और हाईएस्ट पावर जो बनेगी एक्स की वो 12 बनेगी। एक्स टू दी पावर 12 बनेगा हाईएस्ट पावर, और मैंने आपसे एक्स की पावर 8 का कोफिशिएंट पूछा है। तो कैसे आप केसेस बनाएंगे, कैसे आप टैली क्रिएट करेंगे, वो एक सोचने वाली बात है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा और अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर पेंटानोमियल है, पांच टर्म्स हैं रेज टू दी पावर 5, और एक्स की पावर 5 है, और इसकी भी इंडेक्स 5 है, तो एक्स टू दी पावर 25 मुझे देखने को मिलेगा। जो हाईएस्ट पावर है एक्स की वो 25 है, और मैंने 23 डिमांड किया है, एक स्टेप डाउन 24, एक स्टेप और डाउन 23। तो ये दो, मतलब मैंने दो स्टेप डाउन एक्स टू दी पावर 23 का क्वेश्चन लिखा है, डिमांड किया है। तो कैसे आप इसकी जर्नल टर्म लिखेंगे, और फिर कैसे आप उन पावर्स को वैल्यूज देंगे, कैसे केसेस बनाएंगे, ताकि आपको एक्स टू दी पावर 23 की वैल्यू, एक्स टू दी पावर 23 आप बना सकें। बस यही है इस क्वेश्चन में। तो लास्ट वाले दो क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन जैसे है, 6th 7th 8th, ये आ सकते हैं मेंस में। जी, थैंक यू सो मच।